इंजीनियर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े कर दिए थे, लेकिन अब इनको आपस में कनेक्ट करने का मामला इनके गले पड़ चुका था। फ्रांस में दुनिया के सबसे ऊंचे मिलाऊ वायरडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स अब एक बड़े मसले में फंस चुके थे। इनके ऊपर बने बनाए रोड सेक्शंस रखने थे। दो पिलर्स के दरमियान रखे जाने वाले एक रोड सेक्शन का वजन ही 25 लोकोमोटिव इंजन के बराबर था और ऐसे टोटल 8 सेक्शंस थे। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं थी जो 5000 टन वजन को 800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा सके। दो पिलर्स के ऊपर क्रेन लगाकर अगर रोड सेक्शन को खींचा गया तो पिलर्स ऊंचे होने की वजह से अंदर की तरफ आसानी से कोलैप्स हो जाएंगे। जितना ऊंचा पिलर होगा उसका टॉप उतना ही कमजोर होगा। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इस मसले को लेकर मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और हर गुजरते दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को $30,000 का फाइन लग रहा था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, फ्रांस में मौजूद मिलाऊ वायरडक्ट दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज है, जिसको 2004 में 394 मिलियन यूरोस की लागत से तैयार किया गया था। ये जमीन से 1125 फीट की ऊंचाई पर खड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अजूबा है। आईफल टावर से भी 45 फुट ऊंचा ये ब्रिज इतनी ऊंचाई पर है कि अक्सर ये बादलों पर तैरता हुआ दिखता है। इंजीनियरिंग कंपनी जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत दिखाई थी, वो असल में ये प्रोजेक्ट लेकर फंस चुके थे। फ्रांस की इन वादियों में लैंडस्लाइड्स और 130 किलोमीटर पर आवर की तूफानी हवाएं इनके काम को मुश्किल से नामुमकिन की तरफ धकेल रही थी। इतना ऊंचा 4 लेन हाईवे ना इससे पहले कभी बनाया गया था, ना आज तक किसी ने बनाने की हिम्मत की है, क्योंकि सब जानते हैं कि मिलाऊ वायरडक्ट ने इंजीनियरिंग की लिमिट्स को सिर्फ क्रॉस ही नहीं बल्कि झंझोड़ कर रख दिया था। दूसरी तरफ इस ब्रिज को बनाना फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी थी। 1980s में फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट से बहुत परेशान थी। खास तौर पर हॉलिडे सीजन में ये ट्रैफिक तमाम शहरों से होकर गुजरता था और हर शहर की सड़कें जैम करता हुआ जाता था, खास तौर पर यहाँ की सिटी मिलाऊ को। ये सिटी 1500 फीट की गहराई में पहाड़ों के बीच में मौजूद है। नॉर्दर्न फ्रांस से आने वाले ट्रैफिक को पहले जिग जैग रोड से नीचे उतरना पड़ता था और फिर दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ता था। एक तो इस जिग जैग सफर में घंटों लग जाते और ऊपर से मिलाऊ सिटी में ट्रैफिक जैम के कम से कम 6 घंटे अलग से जाया होते थे। लिहाजा टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने पेरिस से स्पेन तक एक मोटरवे बनाने का इरादा किया। पेरिस से मिलाऊ तक तो मोटरवे बिल्कुल सीधा बन सकता था, लेकिन मिलाऊ पर एक डेड एंड था। 1500 फीट के ऊंचे पहाड़ और बीच से गुजरने वाली टान रिवर। इस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को बाईपास करने का एक ही तरीका था कि यहाँ लगभग पहाड़ की ऊंचाई जितना ही ब्रिज बनाया जाए। पर यह बोलना तो आसान था, लेकिन करना करीब नामुमकिन, क्योंकि 1980s में जब ये प्लान बनाया जा रहा था, उस वक्त दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज था। एक तो ये सस्पेंशन ब्रिज था और दूसरा पानी के सरफेस से लेकर रोड की हाइट सिर्फ 250 फुट थी, यानी मिलाऊ के पहाड़ों से 6 टाइम्स कम। ये देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि मिलाऊ पर ब्रिज नहीं बनाया जा सकता, और अगर इतना ऊंचा ब्रिज बन भी गया तो ये एक बहुत बड़े हादसे को दावत देने जैसा ही होगा। कई सालों तक ब्रिज बनाने का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रहा, लेकिन आखिरकार जब ट्रैफिक जैम्स हद से बढ़ गईं तो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास ये कड़वा घूंट पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डिजाइन से लेकर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियरिंग टीम को 3 मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े करना, वो भी पहाड़ों की स्लोप पर। दूसरा, उसके ऊपर 36,000 टन वजनी 4 लेन हाईवे रखना। और तीसरा, ब्रिज के ऊपर स्टील पाइलॉन्स को खड़ा करना। एक स्टील पाइलॉन एयरबस A380 से भी 2 टाइम्स वजनी। और सबसे बढ़कर ये सारे टास्क उनको जमीन से कई 100 फुट ऊपर करने थे। इस काम के लिए दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर को हायर किया गया। ये ब्रिजेस की डिजाइनिंग में पहले ही दुनिया में अपना नाम बना चुके थे।
इनका काम एक ऐसे ब्रिज को डिजाइन करना था जिसकी नजाकत तितली जैसी हो, लेकिन ये तितली हजारों टन वजन तेज हवाओं में भी झेल सके। इस डिजाइन में छोटी सी भी गलती किसी आफत का बायस भी बन सकती है। 2 सालों के बाद अभी लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर का डिजाइन ड्राइंग बोर्ड पर ही था कि उनकी रेपुटेशन को एक बड़ा झटका लग गया। कुछ सालों पहले उन्होंने लंदन का फेमस मिलेनियम फुट ब्रिज भी डिजाइन किया था। ईयर 2000 में जब इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोला गया तो सिर्फ इंसानों के चलने की वजह से ही ये ब्रिज बुरी तरह से झूलने लगा। इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ नुक्स था। 1.5 सालों तक ब्रिज को दोबारा बंद करना पड़ा, जिसकी रिपेयर में एक्स्ट्रा 50 लाख पाउंड्स लग गए थे। अगर ऐसा ही डिजाइन फ्लॉ मिलेनियम ब्रिज से 15 टाइम्स ज्यादा ऊंचे मिलाऊ वायरडक्ट में निकला तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। सालों की मेहनत के बाद फॉस्टर एक शानदार डिजाइन पेश कर चुके थे। ब्रिज के टोटल 7 पिलर्स डिजाइन किए गए और इसके ऊपर रोड कर्व शेप में होगा। पर मसला ये था कि पिलर नंबर 2 की हाइट सबसे बड़ी होगी, जबकि बाकी 6 पिलर्स स्लोप पर बनेंगे। मसला सिर्फ इस अनोखे डिजाइन को पेपर से निकालकर हकीकत में बदलना ही नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत की थी, उनको सिर्फ 4 सालों की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन के बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 तय पाया था, यानी करीब 25 लाख रुपए हर गुजरते दिन का जुर्माना। अक्टूबर 2001 में मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज हो गया। ये ब्रिज 120 सालों के लिए बनाया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर्स की फाउंडेशन डालने से हुई, लेकिन उठते साथ ही जियोलॉजिस्ट की तरफ से एक बुरी खबर आ पहुंची। उन्होंने खबरदार किया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर्ड लाइम स्टोन है, जिसकी वजह से पत्थरों के बीच काफी खाली जगहें मौजूद हैं। इन कैविटीज में केव्स बनी है जहां बैक्टीरिया की एक यूनिक किस्म रहती है। ये ब्लू मोल्ड नामी बैक्टीरिया दुनिया की सबसे मशहूर रॉकफोर्ड चीज बनाने के काम आते हैं। पर जो चीज के लिए सबसे परफेक्ट है वो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं। जियोलॉजिस्ट ने यहाँ ड्रिलिंग और एक्सकवेशन के दौरान लैंडस्लाइड्स का खतरा जाहिर किया। इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी फाउंडेशन डालने का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन में एक ड्रामेटिक मोड़ आ गया, एक खतरनाक लैंडस्लाइड। इस लैंडस्लाइड ने पहले पिलर की फाउंडेशन को पत्थरों से ढक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नुकसान ना हुआ। कंस्ट्रक्शन टीम ने ढलान को सीमेंट से स्टेबलाइज किया और प्रोजेक्ट को जारी रखा। ब्रिज के 7 बड़े बड़े पिलर्स बनाने में करीब 2 लाख टन वजनी कंक्रीट की जरूरत थी, जिसके लिए साइट पर ही एक फैक्ट्री बनाई गई। ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट था जिसमें 16,000 टन स्टील बार्स यूज होनी थी। अगर मिलाऊ वायरडक्ट में इस्तेमाल होने वाले सरिये को सीधा बिछा दिया जाए तो ये 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी दुबई से लेकर चाइना तक। आर्किटेक्ट का डिजाइन कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस पॉइंट पे उनको ख्याल आया कि क्या उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेकर कोई गलती तो नहीं की। मसला ये था कि पिलर्स की शेप यूनिफॉर्म नहीं थी, यानी एक जैसी नहीं थी, नीचे से मोटे और ऊपर से पतले। एक टाइम पे सिर्फ 4 मीटर सेक्शन के पिलर को बनाया जाता। स्टील के भारी फ्रेम से डाई बनाई जाती, फिर उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता था और फिर अगले 4 मीटर में डाई उतारी जाती और फिर दूसरी शेप की डाई चढ़ाई जाती थी। 15,000 टन वजनी इस डाई को बार बार चढ़ाने और उतारने में ही काफी टाइम जाया हो रहा था। ये दौड़ वक्त के खिलाफ थी। पिलर्स की कास्टिंग को जितना टाइम दिया गया था, असल में उससे 6 महीने ज्यादा लग चुके थे। पर इंजीनियरिंग टीम के मसले सिर्फ यही नहीं थे। एक एक पिलर की लोकेशन अगर पिन पॉइंट जगह पर नहीं होगी तो उसके ऊपर रखा जाने वाला रोड सेक्शन कभी भी सीधा नहीं होगा। पिलर का बॉटम अगर 10 सेंटीमीटर भी जगह से हटकर बनाया गया तो टॉप पर ये 6 मीटर का डिफरेंस पैदा करेगा। इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। आसमान में मौजूद मल्टीपल सैटेलाइट्स की मदद से पिलर्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता करके वहीं बुनियाद डाली गई और पिलर्स की कास्टिंग के दौरान भी जीपीएस का इस्तेमाल किया गया ताकि पिलर्स का टॉप बिल्कुल वही हो जहां उसको होना चाहिए। दिन गुजरते गए, महीने और फिर साल। नवंबर 2003 में 7 पिलर्स अपनी फाइनल ऊंचाई तक पहुंच चुके थे।
245 मीटर लंबा पिलर नंबर 2 दुनिया का सबसे ऊंचा